हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, और ये चैप्टर हम एक दूसरी सपोर्टिव बुक से करवाने वाले हैं जो कि हमारे सभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, चाहे कोई भी प्राइवेट स्कूल ले लो, उन सभी में ये बुक चलती है एज ए रेफरल। ठीक है, तो हम ये चैप्टर एक रेफरल बुक से कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कब इमर्ज हुआ था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैक्रो जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस यही छोटे से टॉपिक होने वाले हैं और मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आप सभी को समझा सकूँ। ठीक है बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हम देखें अपने इस जो हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 1936 में इस सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का, ठीक है, चलन, मतलब जब 1936 में इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हमें पता चला कि हाँ भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम का भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बनना चाहिए और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों को अलग कर दिया गया। उससे पहले इकोनॉमिक्स ही एक सब्जेक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कब हुआ? 1936 में। मतलब कब, अगर कोई पूछे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कब हुआ था, सबसे पहले कब इन्वेंट हुआ था, ये कब डिस्कवर किया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो क्या बोलेंगे ये सबसे पहले कब पढ़ा गया था? तो इट वॉज 1936, जब जॉन मेनर्ड कीन्स ने, किसने? जॉन मेनर्ड कीन्स। ठीक है, इस वर्ड को आप देख लेना बुक में, आई होप मैं सही लिख रहा हूं, मैं चेक कर लूं एक बार। ठीक है, तो सही है। तो उन्होंने ये जो साइंटिस्ट है हमारे, इन्होंने इस वर्ड का, इस जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसकी डिस्कवरी की थी। कैसे? इन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो 1936 में देखो, अब यहां से तुम समराइज करो कि 1936 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। इन्होंने एक पर्टिकुलर बुक लिखी जिसमें हम क्या पढ़ा था, इन्होंने समझाया थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनकी बुक में क्या था आपको मैं बता देता हूँ। इनकी बुक में लिखा हुआ है कि कैसे जो है हमारे इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब कैसे लोग बेरोजगार होते हैं। ठीक है, बेरोजगारी के कारण क्या है और उससे कैसे इसको रेड ऑफ कर सके, हम कैसे इन चीज़ों से बच सके, कैसे हम सोल्यूशन निकाल सके इन सब चीज़ों का। तो इस पर्टिकुलर बुक में इसी के बारे में है। ठीक है, तो 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक बुक लिखी थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, और ये बुक आपको मिल जाएगी अमेजोन पे, आप जाके चेक कीजिएगा। 273 या 280 कॉस्ट है इसकी, अप्रोक्स 300 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप जाके एक बार पढ़िए, लेकिन उससे पहले आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब नाउ लेट्स जंप ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, ये जो वर्ड है मैक्रो, मैक्रो वर्ड का जो मैक्रो जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक मैक्रो जो वर्ड है वो एक कहां से आया? मैक्रो जो वर्ड आया है वो मैक्रोस वर्ड से आया है। मैक्रोस जो कि एक ग्रीक वर्ड है। मैक्रोस की स्पेलिंग क्या है? MAKROS, मैक्रोस। What is the meaning of macros sir? So macros is simply means large, मतलब what? large। जब हम इकोनॉमी को एक बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, इकोनॉमी को बड़े लेवल पे पढ़ते हैं तो क्या होता है वो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम एक्चुअली पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते हैं एक्चुअली, बताओ कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं? तो जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी घटी। ठीक है, और
टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं, टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई कितनी हमारे इकॉनमी में, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड क्या है, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिखवाऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, जो मैक्रो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। मैक्रोस कौन सा वर्ड है, ग्रीक, और जो ये पर्टिकुलर मैक्रो वर्ड है वो कौन सी है, इंग्लिश। कौन सी है, कौन सी है बेटा, इंग्लिश, ठीक है। तो मैक्रोज वर्ड है वो ग्रीक है, इसका मतलब है लार्ज, ठीक है। मतलब लार्ज मतलब जब इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं, पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिस्कवरी कब हुई थी, 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिखवाया तो आपको, सो आपको ये लिखना है तो लिख लेना। ठीक है, नाउ लेट जंप ऑन टू व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? So it is defined as the branch of economy in which what, in which we study the problem of economy as a whole। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये मार्कर का इंक जो है खत्म होगा, सो मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, रिप्लेस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, फिर से लिख देते, क्या दिक्कत है। इट इज defined as macroeconomic, it is defined as the economy in which we study the issues या problems लिख देता हूँ, related to economy as a whole, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द इकोनॉमी इन विच वी स्टडी, it is defined as the economy in which we study the issues and problems related in the economy, related to economy as a whole। it is defined as the branch of economics, as the branch of economics, ठीक है। it is defined as the branch of economics in which we study द इशूज़ और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमी एज अ होल। ये क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं कि जितने भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, ठीक है, चाहे वो एग्रीगेट डिमांड हो, एग्रीगेट सप्लाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। और इसी में हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो है गाइस, ठीक है, इसको उतारो, ठीक है, फिर आगे पढ़ाता हूँ मैं, आगे कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्कोप क्या क्या है, मतलब किस किस की पढ़ाई करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। तो वो है कि आपको उसी बुक में आपको एक होमवर्क है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है ना उसके बीच में डिफरेंस लिखना है, समझ गए। और अभी स्कोप पढ़ने वाले हैं, तो स्कोप पढ़ने से पहले ये बता दूँ स्कोप होता क्या है।
स्कोप इज लाइक कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी फील्ड है इसके जिसके बारे में हम पढ़ने वाले, उस कौन कौन सी फील्ड है इसके बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ फील्ड ऑफ स्टडी, बस सिंपली लिखता हूँ फील्ड ऑफ स्टडी। सो पहला है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो हम क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को पढ़ते हैं। व्हाट इज नेशनल इनकम? इट इज NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे, सर व्हाट इज दिस, व्हाट इज नेशनल इनकम, व्हाट आर यू सेइंग भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या क्या बोल रहे हो आप। तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे, नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे, GDP निकालना सीखेंगे, NDP क्या होता है वो सिखाएंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अभी तो बेटा बहुत कुछ बाकी है, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें हम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हैं और उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स। सो व्हाट आर इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स? इट इज GDP और NDP। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो कीन्स ने जो बुक लिखी, कीन्स की बुक के हिसाब से क्या है कि हमारे मार्केट में, हमारे इकोनॉमी में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है एंड कौन कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कर सके, कम किया जा सके, जिसकी वजह से। थियोरी ऑफ मनी, थियोरी ऑफ मनी कैसे क्या कहती है कि मनी जो है वो कैसे क्रिएट होता है। कमर्शियल बैंक्स जहाँ पे आप पैसे जमा करने आते हो वो कैसे पैसे जनरेट करते हैं, पैसे कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्या है? थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल गैप्स, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी व्हाट? महंगाई। डिफ्लेशनरी क्या होता है? कितना प्राइस घटा है किस चीज़ का। ठीक है, तो इसके बारे में ये पढ़ेंगे। रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब सरकार बहुत सारी नीतियों का क्या करती हैं, चयन करती हैं, बहुत सारी नीतियाँ बनाती है, चुनती हैं। ठीक है, अब उस इकॉनमी में इस गवर्नमेंट जो बजट है, गवर्नमेंट का जो बजट है उसके वजह से क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट समझने से पहले आप समझो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इस कितना हमने एक्सपोर्ट किया और कितना हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, और एक्सचेंज रेट मतलब हमारा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो पैसा है, रुपया है, उसके बदले कितना डॉलर मिल रहा है या कितना यूरो मिल रहा है, वही क्या है, एक्सचेंज रेट। समझ गए। तो यहाँ हमने पढ़ा स्कोप ऑफ स्टडी। स्कोप क्या बोलो? फील्ड ऑफ स्टडी। इसमें हमने क्या पढ़ा? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये हम पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कैसे हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सॉरी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे भैया। कैसे? पहले तो ये पहले समझेंगे हम कि कैसे हमारे जो मार्केट में, कैसे जो हमारे इकोनॉमी में लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, फिर कैसे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी कि पैसे कैसे क्रिएट होते हैं हमारे, कैसे कमर्शियल बैंक जहाँ पैसे देने जाते हो वो कैसे लोन दे देते हैं, फिर उनसे इंटरेस्ट लेके कैसे पैसे बनाते हैं। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल गैप्स, इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी। पहले अभी देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी गैप क्या है कि भाई अभी पहले जो चीज़ थी वो 5 रुपये की थी, अब 10 रुपये की होगी। इनके बीच में गैप कितने का है? 5 रुपये का। तो 5 रुपये की क्या हो गई? महंगाई। ठीक है, उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट मतलब सरकार ने कोई नीति बनाई है, अब उसकी वजह से हमारे जो इकोनॉमी में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वो पढ़ेंगे, वो पढ़ते हैं। एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कि एक्सचेंज रेट अर्थात कि हमारे जो रुपया है 1 रुपये के बदले हमारे मार्केट में 1 रुपये के बदले हमारे वो इंटरनेशनल मार्केट में कितने उसकी वैल्यू है। समझ गए। तो ये सब क्या है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ बेटा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ जैसे आपको, हम लोगों को लगता है, हमारी फैमिली को लगता है कि यार हम ज़्यादा पैसे सेव करेंगे तो हमारे लिए फ्यूचर के लिए बढ़िया है, लेकिन हमारे लिए तो बढ़िया है वो, ठीक है, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए वो बढ़िया नहीं है। उसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ठीक है, अब ये समझाया तो एक बार कैसे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप ले लेना, आप जैसे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो। मिटा दिया, ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं। ठीक है, मैं लिख देता हूं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स।
अब देखो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, अब वो पैसे सेव करता है हर महीने, ठीक है, वो खर्च नहीं करता, वो सेव करता है, ठीक है। तो वो सेव करता है तो क्या वो हमारी इकोनॉमी में कुछ दे रहा है? जो पैसे, इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होता है? जब हम जितनी भी हमारी सैलरी है उतना टोटल हम स्पेंड करते हैं, क्या होगा? फिर वो सरकार के पास जाएगा, जब भी तो हमारा जीडीपी बढ़ता है। अब आप सेव कर लेते हो तो क्या हो जाता है? आपके लिए तो बेनिफिशियल है कि भैया मैंने सेव कर लिया, मैंने सेव कर लिया, लेकिन हमारा जो इनकम है, नेशनल इनकम, उसमें तो ऐड ही नहीं हो रही, हो रहा है क्या? तो जो चीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे लिए बेनिफिशियल होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेनिफिशियल नहीं होता। ये समझ रहे हो कि भैया अभी आपने सेव कर लिया, आपने सेविंग, अपनी जो सैलरी है उसमें से, चलो आपकी 10,000 सैलरी थी, वेरी गुड, एंड आपने 2,000 सेव कर लिया आफ्टर स्पेंडिंग 8,000 रुपीज़, आपने 2,000 बचा लिया। अब हमारी जीडीपी क्या, हमारी इनकम, नेशनल इनकम कैसे काम करती है कि भाई अब आपने जितना कमाया उतना आप हमें वापस कर दो, ठीक है। तो यही सर्कुलेशन, यही जो सर्कल है वो चलते रहता है, ठीक है। अब आपने 2,000 तो बचा लिया, 8,000 ही दिया, फिर अगली बार फिर 2,000 बचा लिया, फिर 8,000 दिया, तो इससे क्या होगा? हमारा जो जीडीपी है, हमारा नेशनल इनकम है, वो क्या हो जाएगा? कम होने लगेगा हो जाएगा ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा, समझ गए? इसीलिए अगर हमें अपने जीडीपी को या अपने नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो हमारे पास जितना है उसको खर्च कर देना है। पर ऐसा अगर हम करेंगे तो भैया हम जिएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, ठीक है। तो आप अपना देखो, दोनों जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के वो बहुत ज़्यादा अलग है, ठीक है। इसमें हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, एक इंडिविजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं। और हम दोनों में ही पैसे की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, ठीक है। तो आप कंट्री को नहीं चलाते तो आप सिर्फ अपने बारे में, मेरी मानो तो, ठीक है, आप सिर्फ अपने बारे में अभी सोचो, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, या फिर अपनी फैमिली को बोलो भैया सेव करो, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि भैया आप एनहेंस करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को, तो आप दे सकते हो। वैसे तो देना चाहिए, जितना ज़्यादा, कम से कम ही बचाते हैं लोग, वैसे भी लोगों के पास कम ही बचता है आजकल, इतनी महंगाई है, ठीक है। और देखो पैसा ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ना, एक आपने सुना होगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे वैसे सेव करो, समझ गए। और आप लोग 12वीं में आ गए हो तो थोड़ा उस चीज़ों से दूर रह करो, और ठीक है, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ लाइक देखो, खुद ही समझो ना यार। अभी आगे चलो, मैं आपको सीधे सीधे ज़्यादा घूमते नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता दूँ। आप प्यार व्यार के चक्कर में फंस गए, वेरी गुड, अब बढ़िया प्यार किया आपने, ठीक है, सामने वाला स्टार्टिंग में इंटरेस्टेड है, फिर बाद में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लोग बोलते हैं कि भाई, कि यार, लोग बहाना बनाते हैं आजकल कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को करियर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आप इन सब चक्करों में मत पड़ना, अपना पढ़ाई करो, ठीक है। और लिटरली बेटा कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में, मैं ये सब करके गुजर चुका हूँ, जहीं मैं आया हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बता सकता। सो इट इज़ बेटर फॉर मी कि मैं आगे पढ़ाऊँ, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो पैराडॉक्स समझ गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइक्रो में हम पैसे सेव करने की सोचते हैं, और मैक्रो क्या बोलता है कि भैया जितना आप हमें दोगे उतनी तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इनहेंस होगी। तो इसमें हम बचाते हैं, इसमें हम सेव करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों का मेल नहीं हो पाता, ठीक है। तो यही क्या है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, समझ गए। और एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा अपनी लाइफ का, कि मैंने ना देखो सब कुछ करके देखा है, सब पे भरोसा करके देखा है, सब पे देखो घर वाले काम आएंगे इन दी एंड। आज चाहे किसी को भी, हाँ दुनिया बोलती है मतलब ही है, मैं मतलब ही नहीं हूँ, ठीक है, मैं मतलब ही नहीं था, लेकिन इन दी एंड पता चला कि भाई जैसी दुनिया होती ना वैसे ही आपको होना पड़ता है, समझ गए। ये राम सीता हम बन सकते हैं अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप प्यार कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन दी एंड में आपको पता है क्या होता है, अगर आप देखो एक चीज़ मैं आपको सिंपल क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप किसी के साथ प्यार में हो ना, तो दोनों में से कोई एक ही सीरियस होता है, समझ गए। और जो सीरियस होता है ना वही एंड में हार्ट होता है। तो आप ये सब करो, मैं मना नहीं कर रहा भाई, करो, खूब करो, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अगर सीरियस हो गए ना तो आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, आपका करियर
हाफ ऑफ द करियर आपका ऐसी भाई डम्बा डोल हो जाएगा, सुना डाबा डोल या फिर डब्बा गोल, मेरे को इतना सब नहीं पता, ठीक है। मैं ये पढ़ाता हूँ और मैं पढ़ता हूँ, बस मेरे को इतना पता है, तो मैंने बस यही समझाया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद जो आप है ना, मैंने क्या बताया, आपका होमवर्क क्या है, व्हाट इज योर होमवर्क बेटा? होमवर्क है कि आपको माइक्रो और माइक्रो एंड इसके बीच में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। लेट्स जंप ऑन टू सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सबसे पढ़ेंगे डेस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। ये क्या देता है हमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेस्क्रिप्शन, पूरी इकोनॉमी क्या करता है? डिस्क्रिप्शन देता है। सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ये क्या बताता है हमें? नेचर और लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताता है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो बताता है कि भाई क्या नेचर है भैया, किस लेवल पे हमारी इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद व्हाट स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या पता चलता है? मैग्नीट्यूड द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल्ड। ये पता कर लेते हैं कि इसमें हम पता कर लेते हैं कि भाई कितने हमारे जो मैग्नीट्यूड ऑफ कितने नंबर ऑफ पीपल हैं जो अनएम्प्लॉयड है और कैसे इसको हैंडल किया जा सके। उसके बाद आ गया हमारे पास गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट तो आपको पता ही है, ठीक है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है? इसमें पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। जब पॉलिसीज बनती हैं तो वो पॉलिसी क्या देख के बनाई जाती है कि हमारी जो इकोनॉमी में है उसके अंदर किस चीज़ की नीड है, किस टाइप की पॉलिसी की नीड है, ठीक है। फिर उसी के बेस पे ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगी बेटा? जब हम पॉलिसीज बनाएंगे, और दो टाइप की पॉलिसीज, एक हो गई मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल या फिर बजटरी पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है इसको कौन बनाता है? गवर्नमेंट, ठीक है। और ये हमारा सेंट्रल बैंक वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं बेटा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला सेंट्रल बैंक नहीं, इट इज कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस से पता चलता है कि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है। उसके लिए समझना पड़ेगा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि हमने कितना एक्सपोर्ट किया है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, समझ गए। उसका आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, इसके लिए भी क्या करेंगे लोग? पॉलिसीज बनेंगी, कैसे सॉल्व किया जाए इसके लिए। पॉलिसी फॉर्मुलेशन मेन क्या है? यही आ गया लो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। भैया एग्रीगेट डिमांड हो चाहे एग्रीगेट सप्लाई हो, ठीक है, चाहे टोटल आउटपुट हो, इन सब के लिए क्या होगा? पॉलिसीज बनाई जाएंगी जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को क्या कर सके? मेंटेन किया जा सके, समझ गए। अब इकोनॉमी मेंटेन नहीं होगी तो क्या हुआ? नीचे आएगी हमारी देश की इकोनॉमी, समझ गए बेटा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा? डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये क्या हमें बताता है कि भाई नेचर और लेवल ऑफ एक्टिविटी क्या है हमारी इकोनॉमी की, और स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड कितने नंबर में पीपल जो है अनएम्प्लॉयड है और कैसे इसको सॉल्व किया जा सके। उसके बाद आता है बेटा गवर्नमेंट बजट। सो व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट जो है एक बजट बजट बनाती है, उसके हिसाब से वो काम करती है। रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाएंगी। कैसी पॉलिसी? जो भी सूटेबल होंगी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से उससे ग्रोथ हो सके और उससे डेवलपमेंट हो सके उस पॉलिसी से। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके लिए दो पॉलिसीज होंगी, मॉनेटरी और फिजिकल या फिर बजटरी पॉलिसीज, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए दो पॉलिसी बनेंगी, इकोनॉमी और फिजिकल, मॉनेटरी और फिजिकल। मॉनेटरी हमारा आरबीआई बनाता है, फिजिकल कौन बनाता है? गवर्नमेंट। उसका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटस। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पेमेंट क्या बताता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है हमारी ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट की इकोनॉमी में, इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। उसके लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में पता होना चाहिए कि भैया कितना हमने एक्सपोर्ट किया एज कम्पेयर टू कितना हमने इंपोर्ट किया। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी पता ही है, गरीबी, उसके लिए भी क्या करेंगे हम? पॉलिसी बनाएंगे।
उसका बाद आ गया प्रॉब्लम पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उसके लिए पॉलिसी तो बनाई जाएगी, ठीक है, नीति बनाई जाएंगी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस हो गई, ठीक है। और मैंने आपको होमवर्क दे दिया, होमवर्क इज़ माइक्रो और मैक्रो, बेटा 2 बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है। माइक्रो एंड मैक्रो में डिफरेंस मैंने लिख दिया, 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच में आपको क्या डिफरेंस लिख के लाना है, लिख के लाना है, क्या लिखना है आपकी कॉपी में, ठीक है। और जिसको दिखाना है, जिसको अगर कि सर आप एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ले सकते हो। वैसे तो मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, मतलब बहुत ही कम, 4-5 दिन में कभी एक बार आ गया तो आ गया, वरना नहीं आया, ठीक है। तो आप आईडी ले लीजिए यहाँ पे @सम्राट विनीत _वर्जन। आप लोग यहाँ पे अपनी कॉपी की फ़ोटो भेज सकते हैं, ठीक है। समझ गए बेटा। जिसको अगर जो भी सोचे कि भाई मेरे कॉपी चेक करानी है वो अपना भेज सकता है, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज करना। और ये आपको सिग्निफिकेंस लिखा दिया, इसके पहले स्कोप लिखा दिया। अब आपने डिफरेंस पढ़ी, डिफरेंस आपने खुद होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो में आई होप तुम्हें समझ आया हो। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हो लेना हो आप लोगों को तो ले लीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो पॉज करके। तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना मन लगा के बेटा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।